नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दशक की सबसे क्रांतिकारी फाइनेंशियल बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बैंकों का मायाजाल, और जिसे लिखा है रवि कोहार ने। दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि कैसे कुछ लोगों ने बैंकों के माध्यम से इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, और वही लोग इस पूरी दुनिया के अंदर फैले अन्याय, अत्याचार, गरीबी और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार हैं। दोस्तों इस बुक को हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। इस बुक का पहला पार्ट ऑलरेडी हम हमारे इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे देंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जा करके देखिए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए। एंड आज की इस वीडियो में हम इस बुक के सेकंड पार्ट को आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम इस बुक के नेक्स्ट 25 चैप्टर्स को डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। अमेरिका के शुरुआती केंद्रीय बैंक, प्रथम केंद्रीय बैंक कॉन्टिनेंटल मुद्रा षड्यंत्रकारी तरीके से व्यर्थ साबित करने के बाद इन लोगों ने अमेरिका के नेताओं को समझाया कि अपना खुद का पैसा बनाने से काम नहीं चलेगा और अमेरिका में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है। अमेरिका के प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना 20 साल के चार्टर पर 1791 में हुई। थॉमस जेफरसन 1801 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वे 1809 तक राष्ट्रपति रहे। उसने इस व्यवस्था को समझ लिया और केंद्रीय बैंक को बंद करवाने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी, परंतु 20 साल का चार्टर होने के कारण यह 1811 तक चला। जेफरसन कहते हैं कि अगर अमेरिका के लोग बैंकों के माध्यम से पैसे का कंट्रोल होने देंगे तो बैंक और उनके आसपास विकसित कॉरपोरेशन पहले महंगाई से, फिर उसके बाद मंदी से लोगों को उनकी सभी संपत्ति से वंचित कर देंगे, जब तक उनके बच्चे उनके पिता के कब्जे वाले महाद्वीप पर बेघर न उठें। एक बयान में वे कहते हैं कि मेरा मानना है कि बैंकिंग संस्थाएं हमारी स्वतंत्रता के लिए दुश्मन की सेनाओं से भी बड़ा खतरा है। पैसे जारी करने का अधिकार बैंकों से छीन करके लोगों को दे देना चाहिए, जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। एक और अन्य बयान में वे कहते हैं कि काश संविधान में सिर्फ एक बदलाव करना संभव हो, केंद्र सरकार से पैसे उधार लेने की शक्ति छीन ली जाए। दूसरा सेंट्रल बैंक और राष्ट्रपति जैक्सन पर हमला। किंतु 5 सालों के अंदर ही 1816 में बैंकर्स अपना दूसरा सेंट्रल बैंक स्थापित करने में सफल हो गए। इसे भी 20 साल का चार्टर मिला। 1829 में एंड्रयू जैक्सन यह घोषित करते हुए राष्ट्रपति बने कि वे केंद्रीय बैंक को समाप्त कर देंगे। बैंकर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन्हें राष्ट्रपति न बनने दिया जाए, परंतु वे एक बार नहीं 2 बार राष्ट्रपति बने। 1836 में बैंक का चार्टर समाप्त होने वाला था और जैक्सन ने उसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया। जैक्सन लिखते हैं कि अगर अमेरिका के लोग मात्र पैसा और बैंकिंग व्यवस्था के अन्याय को समझ पाते तो कल सुबह होने से पहले ही क्रांति हो जाती। जैक्सन को 2 बार मारने की कोशिश हुई, लेकिन वह बच गया। जनवरी 1835 में आखिरी बार अमेरिका अपना कर्ज चुका करके कर्ज मुक्त हुआ था और दूसरे बैंक का अंत हुआ था। अब्राहम लिंकन का करिश्मा और हत्या। 27 वर्ष की गुप्त योजना के बाद बैंकर्स सक्रिय हुए और 1863 में सवेतों और असवेतों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। लड़ाई जीतने के लिए सेना को धन चाहिए था, पर सरकार के पास पैसों की कमी थी। जब अब्राहम लिंकन इन बैंकर्स के पास कर्ज मांगने गए तो उन्हें 24 से 36% ब्याज अदा करने को कहा गया। निराश होकर के लिंकन वापस आ गए। अगर युद्ध नहीं लड़े तो अमेरिका के 2 टुकड़े हो जाते, और अगर कर्ज ले करके लड़ते तो कर्ज के बोझ तले दब जाते। राष्ट्रपति लिंकन के सामने एक धर्म संकट आ गया। उनके सचिव ने इस निराशा का कारण जान करके पूछा कि आप स्वयं का पैसा क्यों नहीं छापते। लिंकन ने पूछा कि हम सच में छाप सकते हैं। जवाब मिला, किसने मना किया है। तुरंत लिंकन ने $500 मिलियन छापे, जिनके पीछे का रंग हरा होने के कारण उन्हें ग्रीन बैक कहा गया। लिंकन युद्ध जीत गए। इस बात से विश्व में खलबली मच गई। लंदन टाइम्स में 1865 में लेख आया कि अगर उत्तरी अमेरिका की यही शरारती फाइनेंशियल नीति स्टेबिलिटी के निष्कर्ष तक पहुंच जाती है तो सरकार बिना लागत के अपने खुद के पैसे बनाएगी, वो अपना सारा कर्ज चुका देगी और ऋण मुक्त हो जाएगी। अपना कारोबार चलाने के लिए इसके पास खूब सारा पैसा होगा। यह दुनिया की सभ्य सरकारों के इतिहास में मिसाल से परे समृद्ध हो जाएगी।
सभी देशों का धन और दिमाग अमेरिका चला जाएगा। यही कारण है कि सरकार को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह दुनिया की हर राजशाही को नष्ट कर देगी। और 1865 में ही लिंकन की हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या। 1881 में जेम्स गारफील्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वे साहसपूर्वक बैंकर्स के खिलाफ खड़े हुए। इसी कारण उनकी हत्या हो गई। एक बयान में वे कहते हैं कि जिस किसी ने भी देश में पैसों की मात्रा को कंट्रोल किया है वह सभी उद्योग और वाणिज्य का पूर्ण स्वामी बन गया है। जब आप पाएंगे कि पूरा सिस्टम शीर्ष पर बैठे कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा बहुत आसानी से कंट्रोल किया जाता है तो महंगाई और मंदी क्यों आती है बताने की जरूरत नहीं रहेगी। राष्ट्रपति बनने के 4 महीने के अंदर ही उनकी हत्या हो गई। मंदी गहरा गई, जनता बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी के दलदल में फंस गई। फसलें खेत में सड़ने के लिए छोड़ दी गई क्योंकि ना तो मजदूरों को देने के लिए पैसा था और ना ही खरीदने के लिए बाजार में कोई ग्राहक। देश में सब कुछ होते हुए भी गरीबी थी क्योंकि व्यापार का चक्का चलाने के लिए पैसे की कमी थी। देश को पैसों की बहुत जरूरत थी, पर बैंकर ने दबाव बनाया कि सरकार खुद के पैसे छाप लेगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी। बड़े खेल की शुरुआत। बैंकरों द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से सेंट्रल बैंक बनाने की कोशिशें तेज हुई। 1907 में अफवाह फैली कि कुछ बैंक फेल हो गए हैं, जिससे लोगों ने अपना सारा पैसा निकलवाना शुरू कर दिया और सच में ही बैंक फेल होना शुरू हो गए। समाधान के रूप में बैंकर्स ने सरकार को एक सेंट्रल बैंक बनाने का सुझाव दिया और 1910 में जैकल द्वीप पर बैंकर्स ने खुफिया बैठक करके एक कानून की रूपरेखा बनाई जिसे अमेरिका की संसद में पास करवाना था। फेडरल रिजर्व एक्ट 1913। वुडरो विल्सन को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में आर्थिक मदद के बदले फेडरल रिजर्व एक्ट नाम का कानून पास करने को कहा गया। नाम में फेडरल शब्द लोगों को भ्रमित करने के लिए रखा गया ताकि जनता को लगे कि इसका संबंध केंद्र सरकार से है। 23 दिसंबर 1913 को जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियों में व्यस्त थे, सरकार ने अमेरिका की गुलामी का यह कानून पास कर दिया। बाद में विल्सन ने पश्चाताप में लिखा, हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट की प्रणाली द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केंद्रित है, इसलिए देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियां कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हैं। हम लोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में से एक बन गए हैं। अब सरकार मुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में हो चली है। फेडरल रिजर्व का मालिक कौन है? अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व वास्तव में एक स्वतंत्र और निजी कंपनी है जिसके लगभग 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंक हैं। इनकी मलकियत व्यावसायिक बैंकों के हाथ में है। फेडरल रिजर्व बैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में अपना हिस्सा रखते हैं और न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व बैंक के पास पूरे फेडरल रिजर्व सिस्टम की 53% की हिस्सेदारी है। 1997 में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट थी कि चेज मैनहट्टन बैंक, सिटी बैंक और मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी उसके 3 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। सन 2000 में जेपी मॉर्गन और चेज मैनहट्टन इकट्ठा होकर के जेपी मॉर्गन चेज मैन कंपनी बन गए। सिटी ग्रुप रॉकफेलर साम्राज्य का ही एक हिस्सा है। रॉकफेलर और मॉर्गन की कहानी। अमेरिका में कई बड़े दिग्गज व्यक्तियों ने जन्म लिया, परंतु जेपी मॉर्गन, एंड्रयू कार्नेगी और जॉन डी रॉकफेलर ही इनको लीड करते थे। मॉर्गन का दबदबा वित्त पर था, कार्नेगी का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर। मॉर्गन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया था बल्कि खरीदा था और उससे कंपटीशन से नफरत थी। 1901 में मॉर्गन ने कार्नेगी से खरीदी हुई मिलों से अरबों डॉलर की पहली कंपनी यूएस स्टील बनाई। रॉकफेलर ने भी अपने कंपटीशन को खरीद करके निपटा दिया और उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पीछे छोड़ते हुए पहली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका के फाइनेंस और व्यवसाय का आधार मॉर्गन की फाइनेंस और यातायात तथा रॉकफेलर की तेल कंपनी ही थी। इस तरह से इन कंपनियों का आपस में गठबंधन हो गया। यह कहा जाता है कि आपसी तालमेल से अमेरिका की लगभग सारी अर्थव्यवस्था को ये ही लोग नियंत्रित कर रहे थे। पहले रॉकफेलर और मॉर्गन एक दूसरे के दुश्मन थे और यह कंपटीशन राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए था, परंतु उन दोनों को ही ब्रिटिश वित्तदाता से यानी कि रोथशिल्ड से पूरा सहयोग मिलता था। चेज बैंक रॉकफेलर द्वारा खरीद लिया गया, जिसे रोथशिल्ड ने फाइनेंशियल हेल्प की थी। ये पैसे न्यूयॉर्क की एक
बैंकिंग फर्म कुहेन लोएब एंड कंपनी के माध्यम से आए थे, जो कि जर्मनी के एक अप्रवासी जैकब स्किफ के नियंत्रण में थी। स्किफ ने यह हिस्सेदारी रोथस्चिल्ड की फाइनेंशियल हेल्प से बनाई थी। बाद में उसने कुहेन को खरीद लिया और लोएब की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर ली। मैनहट्टन कंपनी भी कुहेन, लोएब और वारबर्गस के बैंकिंग हित के माध्यम से रोथस्चिल्ड के कंट्रोल में आ गई। इस तरह से एक और बैंकिंग वंश स्पष्ट रूप से उनका हो गया था। 1955 में रॉकफेलर ने चेज बैंक का विलय मैनहट्टन कंपनी के साथ कर लिया, जो चेज मैनहट्टन बैंक बना। मॉर्गन परिवार की सभी बैंकिंग गतिविधियों का भी सीधे तौर पर इंग्लैंड से पता लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल संकट के बुरे दौर में भी मॉर्गन का बैंक उच्च पायदान पर रहता था। यह इस बात की पुष्टि करता है कि बैंकों के बुरे दौर यानी कि 1873 से 1907 के बीच में, जब अन्य सभी बैंक घाटे में चल रहे थे, मॉर्गन के बैंकों ने हमेशा अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाए रखा और पैसे की व्यवस्था बनाए रखी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड और जर्मनी में शुरू हुआ था। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर बैंकर्स अपने बेहिसाब फायदे के लिए अमेरिका को युद्ध में घसीटना चाहते थे। अमेरिका के राज्य सचिव विलियम जेनिंग्स कहते हैं, बड़े बैंकिंग हित विश्व युद्ध में गहरी रुचि रखते हैं क्योंकि इसमें बड़े लाभ के व्यापक अवसर थे। इस युद्ध से अकेले रॉकफेलर ने उस समय 20 करोड़ डॉलर कमाए, जबकि युद्ध का खर्च 3000 करोड़ डॉलर आया था और करोड़ों लोग मारे गए थे और बर्बाद हो गए थे। एक बातचीत जो ग्रे, इंग्लैंड के विदेश सचिव, और हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का प्रमुख सलाहकार, उन दोनों के बीच में हुई, जिसे बाद में सार्वजनिक कर दिया गया। उसमें ग्रे कहते हैं कि अमेरिका के लोग क्या करेंगे अगर जर्मनी एक समुद्री जहाज डुबा दे इस पर अमेरिका के नागरिक हों। उस पर हाउस कहता है कि मेरा मानना है कि अमेरिका में एक आक्रोश की लहर दौड़ जाएगी और यह हमें युद्ध में ले जाने के लिए काफ़ी होगा। लुसिटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर गए जर्मनी की समुद्री सीमा भेजा गया और उन्होंने वह जहाज डुबो दिया, जिसमें 1200 लोग मारे गए। इसका बहाना लेकर के अमेरिका भी विश्व युद्ध में कूद पड़ा, जबकि इसके पीछे का असली खेल बैंकर्स का था। 1917 में देश की बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन इस प्रणाली को पैसा बिना अर्थव्यवस्था के कम्युनिस्ट विचारों के विरुद्ध जा करके 1920 में भंग कर दिया गया, जिसके बारे में एडवर्ड ग्रिफिन अपनी पुस्तक द क्रिएचर फ्रॉम जैकल आइलैंड में लिखते हैं। 1922 में सोवियत संघ ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बैंक का गठन किया। इसका स्वामित्व कम्युनिस्ट सिद्धांत के अनुसार राज्य का नहीं था, बल्कि यह निजी बैंकरों के एक गिरोह द्वारा संचालित था। इनमें न केवल पूर्व बैंकर थे, बल्कि स्वीडिश, जर्मन और अमेरिकी बैंकर के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विदेशी पूंजी का हिस्सा अधिकांश इंग्लैंड और ब्रिटिश सरकार से आया था। नए बैंक के विदेश प्रभाग के निर्देशक के रूप में नियुक्त मैक्स मई न्यूयॉर्क में मॉर्गन की गारंटी ट्रस्ट कंपनी के उपाध्यक्ष थे। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद के वर्षों में ब्रिटिश और अमेरिकी कारोबार के लिए सोवियत संघ द्वारा जारी किए गए बड़े और आकर्षक गैर प्रतिस्पर्धी ठेकों का एक सतत सिलसिला वहां देखा जा सकता था। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन भेड़ियों को जल्द ही नए सोवियत शासन के लाभ का एक उपहार मिला। एंटी सी सटन अपनी किताब वॉल स्ट्रीट एंड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में इसके सारे सबूत पेश करते हैं। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सत्ता में आ गए और वो सही मायने में कम्युनिस्ट थे। सत्ता में आते ही स्टालिन ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकर्स को नियंत्रण में रखा। रूस की क्रांति, रूस की ताकत अमेरिका से ज़्यादा होने लगी थी और तेल का उत्पादन भी अमेरिका से ज़्यादा होने लगा। बैंकर्स विश्व पर नियंत्रण करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने यह गुप्त योजना रूस के राजा जार के साथ साझा की तो उसने इसे समर्थन नहीं दिया और उसने इस गुप्त योजना का खुलासा कर दिया। इससे बैंकर्स की नज़र में वो खटकने लगे। फरवरी 1917 में रूस में एक जन विद्रोह हुआ और क्रांति हो गई। यह क्रांति शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थी, परंतु बैंकर्स ने जर्मनी सरकार के माध्यम से लेनिन और ट्राइस्की के प्रति क्रांति के लिए $2 बिलियन की मदद की, जिसके बाद नवंबर में रूस में क्रांति और साम्यवाद के नाम पर खूनी क्रांति के माध्यम से बैंकरों के एजेंट सत्ता में आ गए। क्रांति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता यूजीन लियोन्स ने लिखा, लेनिन, ट्राइस्की और उसके साथियों ने राजशाही को नहीं उखाड़ फेंका,
उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका है, जिसे मार्च 1917 में हुई एक लोकप्रिय क्रांति के माध्यम से स्थापित किया गया था। पार्टी ने रूसी वाणिज्य को मुक्त व्यापार के लिए खुला रखा और बैंकिंग प्रणाली को निजी हेरफेर के लिए खुला छोड़ दिया। संस्थाओं की स्थापना। यूरोपीय संघ के वास्तुकार जीन मोनेट ने एक बार लिखा था, मनुष्यों के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन संस्थानों के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। जब मानव जाति असफल होती है तब अच्छी संस्थाएं इसे बचाती हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब उन्होंने विश्व नियंत्रण का अपना सपना देखा और 1919 में दुनिया के लगभग सभी देशों को लेकर के लीग ऑफ नेशंस बनाया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अमेरिका की विदेश नीति को कंट्रोल करने के लिए 1919 में ही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन बनाया गया, जो अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में न होकर के बैंकर्स का एक गुप्त समूह था। 1954 में बिल्डरबर्ग नामक होटल में बिना किसी संगठन के बैनर तले एक खुफिया बैठक चल रही थी। इस समूह का कोई नाम नहीं था, इसलिए इसका नाम बिल्डरबर्ग समूह पड़ गया। यह बैंकर्स का दुनिया का सबसे खुफिया समूह माना जाता है, जहां से दुनिया की दशा और दिशा तय होती है। 1973 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों का एक त्रिपक्षीय आयोग बना, जिसमें बाद में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी अधिकारी जुड़ गए। इस तरह के कुछ और खुफिया समूह आपस में रणनीतिकार गोलमेज समूह का निर्माण करते हैं, जहां बैठ करके दुनिया का वर्तमान और भविष्य तय किया जाता है। महामंदी। पहले विश्व युद्ध के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा अचानक ब्याज की दरें बढ़ा दी गई, जिससे पैसे की कमी हुई और मंदी आ गई। किंतु रणनीति बदल करके 1920 के अंत से 1929 तक सस्ता कर्ज दे करके अमेरिका में पैसे की मात्रा को 62% तक बढ़ा दिया गया। स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा पैसे लगाएं, इसलिए शेयर का मात्र 10% राशि दे करके खरीदना या फिर बेचने के नियम बनाए गए। लोगों ने अपनी ज़मीनें तक बेच करके अपना सारा धन इस जुए में लगा दिया, क्योंकि उस समय हर कोई इससे लाभ उठाता दिख रहा था। जब लोगों का सारा पैसा इस जुए में लग गया था, तो बैंकरों ने 29 अक्टूबर 1929 को अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल करके इसे क्रैश कर दिया। लोगों की सारी संपत्ति एक दिन में ही लूट गई। बाकी शेष कसर ब्याज दरें बढ़ा करके पैसे की कमी कर मंदी ला करके कर दी गई। 1929 से 1933 तक महामंदी का दौर रहा, जिसमें हजारों लोग बेघर होकर के सड़कों पर आ गए। बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई और आत्महत्याओं के सिलसिले शुरू हो गए। भीख मांगकर खाना तक मुश्किल हो गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता और शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे मिल्टन फ्राइडमैन लिखते हैं, फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929 से 1933 में देश में मुद्रा संचालन को 1/3 कम करके महामंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया। अमेरिकी कांग्रेस संसद सदस्य चार्ल्स मैकफेडन लिखते हैं, महामंदी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी सिचुएशन लाना चाहते थे जिसमें वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सकें। चार्ल्स मैकफेडन ने बैंकर्स के विरुद्ध बोलने की कीमत अपनी जान दे करके चुकाई। जहर की वजह से वे अमेरिकी संसद में ही मारे गए। 10 जून 1932 को उनका एक बयान। कुछ लोगों को लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिकी सरकार की संस्था है, पर ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी शक्तियों को छुपाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फेडरल रिजर्व ने सरकार को कब्जा लिया है। यह सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेशी संबंधों को भी नियंत्रित करता है। यह सरकार बनाता है और गिराता भी है। गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करने के लिए और सभी का सोना लूटने के लिए 10 वर्ष की जेल का डर दिखा करके लोगों से सारा सोना हथिया लिया गया। तुरंत बाद सोने की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी गई और जनता के हाथ में सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए। आज भी अधिकतर लोग और यहाँ तक कि कुछ कम पढ़े लिखे अर्थशास्त्री भी यही मानते हैं कि पैसा अभी भी सोने के आधार पर बनता है, परंतु यह बात 1933 के बाद लागू नहीं होती और लोग अभी भी पिछली सदी में जी रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी। अब्राहम लिंकन के खुद के पैसे बनाने के 100 साल बाद एक और राष्ट्रपति ने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। 4 जून 1963 को जॉन एफ कैनेडी ने एक कार्यकारी आदेश 1111
0 पर सिग्नेचर किया। इस आदेश से अमेरिका के राष्ट्रपति को देश चलाने के लिए कर्जमुक्त पैसे बनाने का अधिकार मिल गया। उसने फिर फेडरल रिजर्व को अनदेखा करते हुए अमेरिकी सरकार के 4 अरब डॉलर बनाए, जिसकी आज की कीमत 7 अरब डॉलर यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए है। एकाएक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जीवन मिल गया। इसके बाद वे फेडरल रिजर्व को ही समाप्त करना चाहते थे, परंतु इससे पहले ही उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद आदेश 11110 को कैंसिल कर दिया गया। एक भाषण में राष्ट्रपति केनेडी कहते हैं, देवी और सज्जनों, गोपनीयता एक मुक्त और खुले समाज के विरुद्ध है और हम लोग स्वाभाविक और ऐतिहासिक तौर से षड्यंत्रकारी समूह, रहस्यमयी शपथ और गुप्त कार्यवाही करने के विरोधी रहे हैं। आज हम सभी कुछ षड्यंत्रकारियों का शिकार हुए हैं जो अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए मुख्य रूप से गुप्त योजनाओं पर निर्भर करते हैं। ये लोग आक्रमण की बजाय घुसपैठ पर, चुनाव की बजाय धमकी पर, स्वतंत्रता के विकल्प की बजाय तोड़फोड़ पर विश्वास रखते हैं। इन्होंने मानव और भौतिक संसाधनों को लेकर के एक अत्यधिक कुशल सिस्टम बनाया है, जिसमें सैन्य, कूटनीतिक, खुफिया, बौद्धिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक ताकतें जुड़ी हुई हैं। इनकी तैयारी गुप्त रखी जाती है और प्रकाशित नहीं होती। इनकी गलतियों को दफन किया जाता है, हेडलाइन नहीं बनने दिया जाता। उनसे असंतुष्ट लोगों को खामोश कर दिया जाता है। उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, ना ही किसी खर्च पर सवाल उठाया जाता है, ना ही कोई रहस्य खोला जाता है। इसलिए मैं अमेरिका के लोगों को जानकारी देने और सतर्क रहने के जबरदस्त काम में आपकी मदद मांग रहा हूं, ताकि आपकी मदद से जिसका मुझे पूरा विश्वास है, आदमी वही बनेगा जिसके लिए वह पैदा हुआ है, स्वतंत्र और स्वावलंबी। हत्या के 7 दिन पहले उनका एक बयान है, इस देश में हर आदमी, औरत और बच्चे को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसे मैं अपना पद छोड़ने से पहले उजागर कर दूंगा। जर्मनी 1919 से 1945। जर्मनी ही एक ऐसा देश था जिसने सही मायनों में हिटलर के नेतृत्व में बैंकरों को चुनौती देने की जरूरत की। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जर्मनी को युद्ध का पूरा खर्च भरना पड़ता था, जो पूरे देश की संपत्ति से 3 गुना था। जर्मनी के केंद्रीय बैंकों का निजीकरण कर दिया गया। इसके बाद बेहिसाब पैसा बना करके शॉर्ट सेल के लिए उपलब्ध करवा दिया गया। इससे 1922 से 1923 में जर्मनी में भयंकर आर्थिक संकट आया, जिससे बेहिसाब महंगाई बढ़ी, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जर्मनी में होलसेल प्राइस इंडेक्स एकाएक बढ़ गया, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। सुबह से शाम तक चीज़ों के दाम दोगुने हो जाते थे। एक समय पर $1 की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैंक हो गई थी। नोटों की गड्डियाँ व्यर्थ हो गई थी, जिससे बच्चे एक घर बनाने जैसा खेल खेलते हैं, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। फ्रैंक की कीमत इतनी गिर गई थी कि जर्मनी को 100 लाख करोड़ फ्रैंक तक का नोट छापना पड़ा। इस पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार बैंकर ही थे। रूस के शासक स्टालिन के विरुद्ध बैंकरों ने हिटलर को खड़ा किया, परंतु बाद में हिटलर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि उसने जर्मन बॉन्ड बैंकों में न दे करके सीधा लोगों में खर्च करना शुरू कर दिया। हिटलर ने जर्मनी के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ के जर्मन बॉन्ड जारी किए, जिनको लेबर ट्रेजरी सर्टिफिकेट कहा गया। लाखों लोगों को काम पर लगाया गया और सभी को ट्रेजरी सर्टिफिकेट से भुगतान किया गया। जब कर्मचारियों ने ये सर्टिफिकेट वस्तु और सेवाओं के बदले जनता में खर्च किए, तो और ज़्यादा लोगों को काम मिलने लगा। 2 साल में ही बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई और देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उनके पास एक मजबूत और टिकाऊ मुद्रा थी और महंगाई भी नहीं बढ़ी। जब पूरी दुनिया मंदी झेल रही थी, युद्ध में बर्बाद हुआ जर्मनी विश्व महाशक्ति बनने जा रहा था। बैंकरों ने बैंकों के एकाएक दिवालिया होने की भविष्यवाणी की, पर गलत साबित हुई। बिना टैक्स बढ़ाए राज्यों की आय बहुत अधिक बढ़ गई थी। जर्मनी समृद्ध हो गया था। हिटलर के बारे में एक व्यक्ति लिखते हैं, जर्मनी ने बिना सोने और बिना किसी ऋण के 1935 से 1945 के बीच अपनी पूरी सरकार और युद्ध ऑपरेशन का खर्च उठाया। यूरोप से जर्मन शक्ति को नष्ट करने के लिए यूरोप को वापस बैंकरों की एड़ी के नीचे लाने के लिए दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों को एक होना पड़ा। परंतु यह इतिहास किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं पढ़ाया जाता। हिटलर खुद कहता है, अगर जरूरत कभी लोगों की आंखें खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की खोल दी है,
तो वे देखेंगे कि इसी जरूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी का उपयोग करना सिखा दिया है, जो कि है किसी भी राष्ट्र के कार्य यानी कि श्रम की पूंजी। सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के सभी विचार सुनियोजित राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योग के सामने बुने साबित होते हैं। दूसरा विश्व युद्ध, क्योंकि हिटलर ने अपना सारा पैसा जारी कर लिया था, इसीलिए वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। हिटलर को रोकने के लिए और बेहिसाब धन कमाने के लिए दूसरा विश्व युद्ध करवाया गया, जबकि हिटलर युद्ध नहीं चाहता था। उसे युद्ध में उतारा गया, जिसके बारे में बेडफोर्ड के राजकुमार होस्टिंगस रसल ने बयान दिया। पूंजीपति अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी ताकत को और अधिक केंद्रित करने के लिए युद्ध चाहते हैं। हिटलर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार्टर व्यापार करने लगा था, बल्कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ करके यह घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली धन उसके संसाधन और वस्तुएं बनाने की क्षमता है, ना कि जब लोग और माल दोनों हों पर पैसों के अभाव के कारण राष्ट्र हित के काम अधूरे रह जाएं। यह ब्रिटेन और अमेरिका के पूंजीपतियों की नज़र में अधर्म था। अगर उसे फैलने दिया जाता तो वह उनकी जड़ें उखाड़ देता। आज़ाद हिंद सरकार की करेंसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से मिलने के बाद यह समझ में आ गया था कि हिटलर की ताकत का असली राज उसके पैसे बनाने की शक्ति में छिपा है। इसीलिए जब नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का नेतृत्व किया तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बना करके अपनी स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाना शुरू कर दिया। इससे आज़ाद हिंद फौज का बल इतना बढ़ गया कि वह अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतह करती चली आई। यही कारण था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के बाद नेताजी को और उनके स्वतंत्र पैसे बनाने के विचार को भारत में नहीं आने देना चाहते थे। नेताजी के बारे में महत्वपूर्ण बातों में से यही वो एक बात है जो भारत सरकार देश की जनता से छिपा करके रखना चाहती है। भारत की कहानी। सन 1700 में अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.5% आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी। भारत कृषि केंद्रित एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। अंग्रेजों से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना चांदी के सिक्कों के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी। राजा अगर कर भी लगा देता था तो धर्म और जन कल्याण के कार्यों के माध्यम से फिर से पैसा लोगों तक लौट करके आ जाता था। राजा हर्षवर्धन तो हर वर्ष अपना सारा खजाना लोगों में बांट देता था। दादा भाई नौरोजी ने भी अंग्रेजों द्वारा भारत की लूट को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दर्शाया है। उन्होंने समझाया है कि अंग्रेजों ने सारा कर फसल के एक हिस्से की बजाय सोने चांदी में लगा दिया और सारा धन बाहर ले गए। किसानों को अब सारा कर सोने में देना पड़ता था। फसल बर्बाद होने पर भी ऋण लेकर के उसे भरना होता था, इसीलिए वह कर्ज के बोझ तले दबा चला गया। इससे मुद्रा की मात्रा में कमी आई, जिसे हम शॉर्ट मनी कहते हैं, और भारत के कृषि और उद्योग नष्ट हो गए। भारत गरीबी के कुचक्कर में फंस गया। अंग्रेजों ने जाने से पहले इस देश में आर्थिक गुलामी को बरकरार रखने के लिए 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। वर्ष 1947 में देश को आज़ादी दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था वैसी ही छोड़ दी। भारत के आज़ाद होने के बाद 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, परंतु बैंकों की व्यवस्था अभी भी वही थी। जॉन एफ कैनेडी द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए मशहूर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालबर्ट की सलाह पर 1969 में भारत की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा गांधी को लेकर के 1971 में अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर की बातचीत, जिसे अमेरिका की सरकार ने 2005 में सार्वजनिक कर दिया गया था, जिसके अंदर राष्ट्रपति निक्सन इंदिरा गांधी के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं। और उसके बाद किसिंजर ने कहा कि हाँ, भारतीय हरामी होते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति निक्सन कहते हैं कि भारत को जरूरत है एक और युद्ध की। अमेरिका की मदद पा करके 1971 में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, पर बुरी तरह से हार गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। युद्ध के दौरान तेल कंपनियों ने अमेरिका के इशारों पर काम करते हुए भारत की मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने तेल कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1973 में भारत को कोई व्यापार घाटा नहीं था और उसके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार भी थे। 1974 में इंटरनेशनल बाजार में तेल की कमी बता करके तेल की कीमतें 4 गुना कर दी गई। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार
$629 मिलियन था, जबकि तेल का आयात $1241 मिलियन हो गया था। भारत को विदेशी कर्ज लेना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कई शर्तें लगा करके इसे दिया। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के विरोध में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई थी। जयप्रकाश नारायण स्वयं तो ईमानदार थे, परंतु अमेरिका के सहयोग से कुछ गलत लोग आंदोलन में आ गए थे। 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई और अमेरिका के मित्र सत्ता में आ गए। प्रसिद्ध लेखक इंगदाल लिखते हैं, हेनरी किसिंजर का बड़ा हाथ था ब्रिटिश के गहरे समन्वय के साथ। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ था, क्योंकि राजीव गांधी उनका साथ नहीं दे रहे थे। 1991 में भारत में आर्थिक संकट खड़ा कर भारत को वैश्वीकरण के कुचक्र में फंसा दिया गया। इसमें प्रमुख भूमिका रॉकफेलर के सिटी बैंक ने अदा की। 2004 से 2014 में मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना करके खूब लूटा गया। अब कोयले घोटाले में मनमोहन सिंह का नाम भी उजागर हुआ था। मनमोहन सिंह पहले विश्व बैंक में काम करते थे, बाद में इन लोगों ने उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया। एक समय ऐसा भी था कि सरकार किसी भी दल या फिर गठबंधन की बने, वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह को ही बनना तय था और अंततः ऐसा ही हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव और विदेशी सचिव जैसे पदों पर कोई भी व्यक्ति अमेरिका की सहमति के बिना नहीं बैठ सकता था। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कालाधन आदि मुद्दों पर आंदोलन के कारण जनता और खास तौर पर युवक युवतियां जागृत होकर के सड़कों पर उतर गए। इसी लहर में 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, परंतु व्यवस्था परिवर्तन न करके वे भी जाने अनजाने में इन्हीं व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अखबारों की खबरों को पढ़ सकते हैं। इस तरह देश के संसाधनों को अगर विदेशों को बेच दिया जाएगा तो इस देश को पुनः खड़ा कर पाना संभव हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य किसान मुक्त भारत। भारत के किसानों की जमीन हथियाने और कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के इरादों से अंग्रेजों ने 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था। इसकी वजह से इंग्लैंड के कारखाने और खेत मालिकों को काफी लाभ मिला, लेकिन भारतीय किसान लगातार इसके विरोध में लड़ते रहे। 1947 के बाद भी यह कानून भारत में लागू रहा। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को देखते हुए लगता था कि 2014 के चुनाव में इसकी करारी हार होने वाली है। संभावित हार से बचने और किसानों के संघर्ष के बाद अपनी सत्ता जाते देख भोले मतदाताओं को लुभाने के ख्याल से 2013 में सरकार ने इसे कुछ हद तक बदल करके किसानों के हित में कर दिया। बाबा रामदेव के दमन का असली कारण। बाबा रामदेव ने बैंक और बैंकर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। इसीलिए जब उन्होंने काले धन के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया तो रातों रात आंदोलन का दमन कर दिया गया। नोटबंदी का खेल। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए एवं भारत को एक गहरी आर्थिक मंदी में धकेलने के लिए नोटबंदी बैंकर्स की एक सोची समझी चाल है। 2008 में भारत के काले धन के आंकड़े बाहर लाना इन्हीं बैंकर्स का एक षड्यंत्र था। दुनिया को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों ने जब 2008 में विश्व स्तर पर मंदी लाने की कोशिश की तो अमेरिका तो इसकी चपेट में आ गया था, पर भारत में गुप्त धन होने से हम इस मंदी से अछूते रहे। यह बात दुनिया के शासकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने काले धन का मुद्दा छिड़वा दिया। वो लोगों के गुप्त धन को बाहर निकलना चाहते थे ताकि उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों का मुकाबला करने वाला कोई न बचे। पहले जन धन योजना से बैंकों के खाते खुलवाना और सभी को बैंकों पर आश्रित करना उनकी एक सोची समझी रणनीति है। अब भारत में मंदी और महंगाई के माध्यम से लोगों को कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इनको हर भारतीय की क्षमता का पता चल गया है कि किसके पास किस शहर में कितना लगभग धन है। दूसरे लोगों के पास जो भी सोना चांदी इत्यादि रखा है उसको भी लूटने की तैयारी इनके द्वारा चल रही है। ये लोग पहले भी गोल्ड लोन मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए एक बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन असफल रहे। लेकिन जल्द ही ये लोग किसी न किसी तरीके से देश के लोगों का सारा सोना चांदी भी निकलवा लेंगे। साथ ही आने वाले समय में लोगों का सारा पैसा डिजिटल करके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और कागज के नोट ही खत्म कर दिए जाएंगे। उस दिन भारत की गुलामी पक्की हो जाएगी और ये विदेशी ताकतें सदा सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर लेंगी। फिर जो कोई देशभक्त इन विदेशी जालिमों के विरुद्ध आवाज उठाएगा उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा।
वेनेजुएला 2002। 1998 में हुगो चवेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं और वो भी वेनेजुएला के तेल को मुख्य रूप से वेनेजुएला के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने के वादे के कारण वेनेजुएला में 2002 में एक तख्ता पलट की कोशिश की गई, जिसमें निश्चित ही CIA का हाथ था। विपक्ष के कुछ हजार लोगों को प्रदर्शन करने के लिए भेजा गया और टेलीविजन की मदद से इस भीड़ को ऐसा दिखाया गया कि लाखों लोग क्रांति चाहते हैं। फिर सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने चवेज को बंदी बना लिया। अमेरिका के पक्षधर सत्ता में आ गए और वे चवेज को अमेरिका को सौंपने वाले थे। इस षड्यंत्र को समझ करके अचानक चवेज के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। अमेरिका के पक्षधर लोग भाग गए और चवेज को मुक्त करा लिया गया। लोगों की ताकत के सामने अमेरिका भी टिक नहीं पाया और चवेज इस षड्यंत्र से बच गए। इराक 2003। सद्दाम हुसैन एक समय पर CIA के एजेंट थे और अमेरिका ने ही इन्हें सत्ता में बैठाया था, पर उन्हें लगा कि वे भी शासक है और अमेरिका के लिए काम करना बंद कर दिया। उन्हें इकोनॉमिक हिटमैन से पहले घूस देनी चाहिए, पर वे नहीं माने। उन्हें मारने के लिए कुछ लोग भेजे गए, पर उनकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि वो बच गए। उनका तख्ता पलट करना चाहा, पर लोग और उनकी सेना उनके साथ थी। अमेरिका ने 1990 में इराक में युद्ध छेड़ा, पर जीत नहीं पाए। सद्दाम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर मुक्त व्यापार के लिए इराक का तेल दूसरी मुद्राओं में देने की घोषणा की। इस कदम से अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। 2003 में रासायनिक हथियारों का भय दिखा करके सद्दाम को बदनाम करके युद्ध छेड़ा गया और अब की बात जीत गई। 2005 में सद्दाम को फांसी दे दी गई। इराक में युद्ध चलता रहे, इसलिए एजेंटों की मदद से दोनों तरफ आर्थिक सहायता की गई। उदाहरण के तौर पर 2005 में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ने अरब लोगों की पोशाक पहन करके लोगों पर खुलेआम गोलियां चलाई। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें बसरा शहर की जेल में रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने जब अपने दोनों अधिकारियों को छोड़ने को कहा तो बसरा सरकार ने मना कर दिया। ब्रिटिश सेना शहर में टैंक घुसाकर जेल तोड़कर उन्हें छुड़वा करके ले गई। मानसिक गुलामी। ये लोग दुनिया के लगभग सभी देशों, राजनीतिक, उद्योग, व्यापार, मीडिया, तेल, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, ऐतिहासिक तथ्यों और यहाँ तक कि हमारे मानस, सोच और आंदोलन तक को नियंत्रित करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हम कुछ ज्यादा सोचें, इसलिए शराब, ड्रग्स, टेलीविजन, मीडिया और हर तरह के वे साधन जो हमें मनोरंजन में व्यस्त रखें हमारे लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि हम ज्यादा सोच समझ करके महत्वपूर्ण लोगों के रास्ते का रोड़ा न बने। बेहतर होगा कि आप लोग जाग जाएं और देखें कि कुछ लोग आपके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं है। इन सभी का परम उद्देश्य एक विश्व सरकार बनाना है। अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए वे लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह की समस्या सामने आए, इसलिए वे चाहते हैं कि विश्व में एक सरकार बने, एक सेना हो, एक भाषा, एक करेंसी और एक बैंक बने। जेम्स वारबर्ग बैंकिंग परिवार के एक सदस्य लिखते हैं, तुम इसे पसंद करो या फिर नहीं, एक विश्व सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सरकार विजय से बनेगी या फिर सहमति के द्वारा। डेविड रॉकफेलर का मानना है कि हमें चाहिए बस एक सही विशाल संकट और सभी देश विश्व की इस नई व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे। करेंसी का अनुभव। करेंसी ब्रिटिश चैनल में एक छोटा सा द्वीप समूह है। 1816 में करेंसी पर 19,000 पाउंड का खर्च था और आय 3,000 पाउंड थी, जिसमें से 2400 कर्ज उतारने में चली जाती थी। बेरोजगारी के कारण लोग द्वीप छोड़कर जाने लगे थे। फिर सरकार ने 6,000 पाउंड के कर्ज मुक्त नोट छापे और सबको रोजगार मिल गया। फिर 1820 में 4500 पाउंड, 1821 में 10,000 पाउंड, 1824 में 5,000 पाउंड, 1826 में 20,000 पाउंड और 1837 में 50,000 पाउंड जारी किए गए। 1914 में करेंसी ने 1,42,000 पाउंड की योजना अगले 4 सालों के लिए बनाई और कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखा। करेंसी ने 1958 तक कुल 5,42,000 पाउंड जारी किए थे। पिछले 200 सालों में पैसे की मात्रा लगभग 25 गुना हो गई थी, पर महंगाई का दूर दूर तक पता नहीं था। आज $44,600 की सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ करेंसी विश्व में 11वें स्थान पर है, जबकि भारत एक विशाल राष्ट्र होने के बावजूद $4,000 की सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ 141वें स्थान पर है। समाधान। क्या मात्र राजनीतिक सत्ता परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन किए बगैर किसी तरह का बदलाव लाना संभव है? जबकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था के मूल में अर्थव्यवस्था ही होती है। व्यवस्था के पिरामिड में बैंकिंग व्यवस्था को बदले बिना किसी भी तरह का समाधान संभव है। समाधान के तौर पर सर जोसेफ स्टॉप बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक और 1920 में
ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का टेक्सास विश्वविद्यालय में 1927 का भाषण। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जादुई तरीके से पैसा बनाती है। यह प्रक्रिया शायद जादू का अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार है। बैंकिंग की कल्पना में अन्याय है और यह पाप में जन्मी है। बैंकर्स पृथ्वी के मालिक है। अगर इसे तुम मुझसे छीन भी लो तो और उन्हें पैसे बनाने की शक्ति दे करके रखो तो वे कलम के एक झटके के साथ धरती को फिर से वापस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बना लेंगे। उनसे यह महान शक्ति छीन लो, फिर यह दुनिया ज्यादा खुशहाल और रहने के लिए एक बेहतर जगह होगी। परंतु अगर आप बैंकरों के गुलाम बने रहना चाहते हो और अपनी खुद की ही गुलामी की लागत का भुगतान जारी रखना चाहते हो तो बैंकरों को पैसे बनाने और उन्हें कंट्रोल करने की शक्ति दे करके रखो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समरी पसंद आई होगी एंड इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ऐसी अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी अमेजिंग बुक्स की समरी हर वीक मिलती रहे। हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के साथ हर संडे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।